विदेश से खबर आई है। खबर ये आई है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार के साथ उसने हाथ मिला लिया है और वो भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। मायने ये कि भारत सरकार की जो खुफिया एजेंट्स हैं उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटरों के साथ हाथ मिलाकर भारत सरकार द्वारा बनाए गए हिट लिस्ट में जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें मरवाने का काम लॉरेंस बिश्नोई के लड़के कर रहे हैं। खास तौर पे ये न्यूज कनाडा सरकार ने कल जब डिप्लोमेट्स को उन्हें वापस भेजा जा रहा था तब उनकी पुलिस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो एक बिल्कुल प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ भारत सरकार के एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि कनाडा में जो खालिस्तानी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से थर थर कांपने लगते हैं, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और जहां कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता है खालिस्तानी फौरन ही उस जगह को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई के कोई शूटर्स उन्हें आकर शूट ना कर दें। डर और दहशत का माहौल कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के लड़के कहीं भी किसी वक्त भी उन्हें मार सकते हैं। इस कदर डर का माहौल खालिस्तानी जो खास तौर पर कनाडा में रह रहे हैं उनके अंदर फैल चुका है। सिर्फ कनाडा की बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं उन्हें यह भी पता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के एक जेल में हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है वहां से वो एक इंटरनेशनल गैंग चला रहा है जिसके पास 900 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी खून की होली खेल सकते हैं। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है भारत सरकार के साथ काम कर रहे हों। कनाडा की सरकार ने कई सारे पुख्ता जानकारी दी है। लेकिन आज डिकोडिंग क्राइम में बात तो करेंगे कनाडा के बारे में कि किस कदर कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई से पंगा तो ले लिया है, लेकिन बात करेंगे कि मुंबई शहर के बारे में। मुंबई शहर में लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और इस वर्चस्व कायम करने की पर्दे की पीछे की जो कहानी है वो बिल्कुल ही रोचक कहानी है। आपको समझ में आ जाएगा कि मुंबई में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन हावी था, वहां पर दाऊद जैसे बड़े बड़े नाम आए, वहां पर एक पंजाब हरियाणा से आए एक लड़की जिसकी उम्र 31 साल है जो जेल के अंदर बंद है, उसकी वाहवाही कैसे होने लगी, कैसे उसने डर और खौफ का माहौल बनाया और उसके बलबूते वो कैसे बिजनेस को अपना बढ़ा रहा है, थाईलैंड में कैसे पैसे लगाता है और कैसे कनाडा सरकार और भारत सरकार में दोनों के बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर झगड़ा शुरू हो चुका है, उसके बारे में आज बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट को समझने के लिए हमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के क्राइम सिंडिकेट को समझना बहुत ज़रूरी है और ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए, बल्कि पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जो जेल में रहकर एक ऑर्डर देता है, एक फ़ोन कॉल करता है और बाहर बैठे उसके गुर्गे कोई भी काम करने को उतारू हो जाते हैं। तो पुलिस वालों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कैसे दाऊद सिंडिकेट काम किया करता था, क्या पैटर्न था और क्यों आज लॉरेंस बिश्नोई इतना हावी हो गया है कि ना सिर्फ भारत बल्कि कनाडा तक ये जो पूरी वारदात है इस कनाडा तक फैल गई है और किस तरीके से उसके एक एक एक्शन से विदेशों पर भी फ़र्क पड़ रहा है। जो आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ियां हैं वो शुरू हो गई हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले आप समझिए कि जब 90 का दौर था, अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम की, जो अंडरवर्ल्ड डॉन था, लोग डरते थे, आए दिन जो मुंबई है वो खून से लथपथ रहती थी, कहीं धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, गैंग वॉर हो रही है। तो ऐसे में एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो इस पूरी क्राइम सिंडिकेट में डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें या सारे पैटर्न आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। देखिए, जो दाऊद है वो जितनी भी वारदातें करवाता वो देश से बाहर रहकर करवाता था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो भी वारदात करवा रहा है वो अपने देश में बैठकर यानी भारत में बैठकर करवा रहा है। एक जेल में बंद होकर वो सारे काम करवा रहा है। तो वहीं जो दाऊद है वो देश से बाहर था, भागा हुआ था, फरार था, मोस्ट वांटेड था और भारत से बाहर रहकर वो भारत को दहला रहा था, मुंबई को दहला रहा था। तो ये एक जो पूरा पैटर्न है ये अलग है, क्योंकि जो गैंगस्टर लॉरेंस है वो देश के अंदर है और सारी वारदातों को अंजाम दे रहा है और जो दाऊद था वो देश के बाहर रहकर। लेकिन
जब 90 के दौर में गोलियां चलती थीं, अंडरवर्ल्ड डॉन एक तरीके से अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे, तब एक सबसे सटीक जो चीज़ थी वो लोग ये अपनाते थे कि अगर आप अपने दुश्मन को ख़त्म नहीं कर पा रहे तो उसके सपोर्ट सिस्टम को ही काट डालो, या यूं कहें कि जिसके तने पर वो कंधा रखकर, वो अपना हाथ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहा है, उसका ही नामो निशान मिटा दो। ये पूरा पैटर्न फॉलो करता था दाऊद इब्राहिम, उसके जितने भी गुर्गे थे, जो अंडरवर्ल्ड, जो डी कंपनी थी वो। लेकिन जो अब एल कंपनी है, यानी जो अब लॉरेंस गैंग है, वो भी सेम यही पैटर्न यूज़ कर रहा है। अभी तक इस पूरे केस में जांच चल रही है, नाम लॉरेंस बिश्नोई का सामने आया है बाबा सिद्दीकी के केस में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको लॉरेंस के नेक्सस या लॉरेंस सिंडिकेट के काम करने का तरीका समझाऊं तो आप देखिए, जैसे सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के बड़े दुश्मनों में माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, दुश्मन है भी। लॉरेंस बिश्नोई खुद ये बोल चुका है कि वो सलमान खान को नहीं छोड़ेगा, या तो वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो उनका मरना तय है। ये लॉरेंस बिश्नोई खुद बोल चुका है, लगातार अटेम्प्ट करा चुका है, रेकी करवा चुका है, 2 बार मारने की कोशिश भी हुई है, 1 बार गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग भी करवा चुका है, और अब उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी अपने शूटर्स के द्वारा। तो आप यहाँ पर समझिए कि सलमान खान उसके दुश्मन हो गए और सलमान खान का सपोर्ट सिस्टम बाबा सिद्दीकी। अगर आप में से बहुत लोग को याद होगा कि जो सलमान और शाहरुख हैं, जब इनकी लड़ाई हो गई थी तो इनकी दोस्ती करवाने वाला भी कोई और नहीं, बाबा सिद्दीकी ही थे। और साथ ही साथ जब सलमान खान कई तरीके के केस में फंस गए थे, ब्लैक बक का केस हो, हिट एंड रन का केस हो, तब भी जो बाबा सिद्दीकी हैं वो सलमान खान के साथ खड़े हुए थे। कई जगह वो उनके साथ देखे गए, उनके सुख दुख में, उनके फैमिली में कभी कोई आपदा आई, कोई परेशानी आई, तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान खान के लिए हमेशा खड़े हुए। और यही चीज़ें जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं यही चीज़ें देखते हैं, और जो गैंगस्टर जो अब एल गैंग के हैं, लॉरेंस गैंग के, उन्होंने भी यही देखा, लॉरेंस ने भी यही देखा, और अपने दुश्मन को ना ख़त्म करके दुश्मन को ही डराने के लिए उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, यानी बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवा दिया। अब यहाँ पर जो बाबा सिद्दीकी हैं वो रियल स्टेट में काम करते थे, बिजनेस था, कुछ ऐसी चीज़ें मानी जा रही हैं कि उनको कुछ समय पहले धमकी भी मिली थी, तो एक पॉलिटिकल राइवलरी भी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल इसमें लॉरेंस का नाम सामने आया है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ कि जो दाऊद इब्राहिम था, जो छोटा शकील था, ये सब अपने आप को ये दिखाते थे कि हम नेशनलिस्ट हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, या फिर वो जिस रिलीजन के हैं उससे बहुत प्यार करते हैं। तो हमेशा ये दिखाकर चलते थे और अपने लोगों को साथ में लेकर चलते थे। ठीक यही पैटर्न अपना रहा है बिश्नोई। आप कहीं भी देखेंगे तो वो ज़्यादातर जब पेशी पर जाता है तो भगत सिंह की जो टी शर्ट है उसे पहनकर जाता है, जिससे साफ तौर पर कई लोग उसे पसंद भी करने लगे हैं। आप शायद यकीन ना करें, बट कुछ हमारे ऐसे व्यूवर्स भी होंगे, और तो और कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखें, फेसबुक पर पोस्ट देखें, वो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हैं इन चीज़ों को लेकर। उन्हें लगता है कि वो एक हिंदू डॉन है, वो राष्ट्रवादी है, वो हमारे देश के लिए काम कर रहा है। बहुत से लोगों को ये तक लगने लगा है, क्योंकि इन जो गैंगस्टर हैं जो या जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे, उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली थी, उन्होंने अपने टारगेट फिक्स कर लिए थे कि इतने लोगों को हमें अपने साथ ही रखना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। छोटा शकील जो था वो अक्सर उन लोग को धमकाता था, धमकियाँ देता था, उनसे रंगदारी करता था, या उनकी फैमिली को परेशान भी करता था जो लेफ्टिस्ट होते थे, या कुछ अपने इंडिया के खिलाफ, भारत में होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो नेगेटिव थॉट्स रखते थे। कभी कभी उल्टी सीधी बयानबाजी कर देते थे पूजा को लेकर, मंदिर को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर। उन पर जो छोटा शकील था वो हमेशा अपने गुर्गों को भेजता था, कभी उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो कभी कभी झूठी मोटी फायरिंग करवा दे के, ताकि वो लोग डरे रहें और इसकी जो छवि है वो ऐसी बनी रहे कि हाँ भाई ये तो राष्ट्रवादी है। सेम आपको याद होगा दाऊद इब्राहिम ने जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, उसके बाद उसने जो मुंबई में ब्लास्ट करवाए थे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ठीक अगर आप लॉरेंस पर नज़र डालेंगे, लॉरेंस के पैटर्न को समझेंगे, जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके क्राइम सिंडिकेट को जानेंगे, तो उसके गुर्गे भी हैं वो भी आपको सब ऐसे ही दिखेंगे। लॉरेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप शहीद भगत सिंह की टी शर्ट से ले लीजिए, और साथ ही साथ जिस तरह से कनाडा में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी जो है उनका मर्डर हो रहा है, उसमें लॉरेंस का हाथ है। तो कहीं तरीके से ये सारी चीज़ें भी ये दिखा रही हैं कि वो सेम वही अंडरवर्ल्ड डॉन का पैटर्न अपना रहा है, वही सिंडिकेट अपना रहा है, और अपने आप को एक बड़ा डॉन बनाने की कोशिश कर रहा है। जो लड़के, यानी जो लॉरेंस, जो गोल्डी बरार, रोहित गुदारे, ये सब जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
यहाँ तक इनकी पैठ थी, धीरे धीरे ये दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली एनसीआर में आने के बाद अब इनकी पैठ सीधे के सीधे मुंबई में होती जा रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुंबई में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ने कोई ऐसी वारदात अंजाम नहीं दी है, कोई ऐसी बड़ा केस ऐसा नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम हो, सिवाय 2 का। एक जो गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग करवाई थी और दूसरा अभी जो बाबा सिद्दीकी की मौत में लॉरेंस का नाम आ रहा है। लेकिन ये भी साफ होना अभी बाकी है कि क्या सही मायने में इसमें लॉरेंस है या फिर नहीं। तो इस तरीके के 2 केस जो मैंने आपको मुंबई के बताए, तो ऐसे धीरे धीरे करके अब मुंबई में ये लोग अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। और डी कंपनी जो एक समय में हुआ करती थी, अब आप ये समझिए कि वो गायब हो गई है। अब नाम आ गया है एल कंपनी का, यूं कहें कि एल गैंग का। 90 के दशक में जो पुलिस वाले थे, आप उनसे ये समझिए कि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने धीरे धीरे करके, कुछ वक्त लगा, समय ज़रूर लगा, लेकिन जो डी कंपनी है, जो अंडरवर्ल्ड है, जिसका कब्जा था मुंबई पे, जो आए दिन खून खराबे होते रहते थे, दहशतगर्दी थी, गैंग वॉर चल रही थी, वो धीरे धीरे मुंबई में कम हुई थी। जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस पर बहुत अच्छे से काम किया था, उनके खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन अब ये बहुत बड़ी समस्या है पुलिस वालों के लिए, जो नए पुलिस वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने 90 के दशक में दाऊद गैंग से टक्कर ली थी, छोटा शकील से टक्कर ली थी, उनको पकड़ने में, उनकी गैंग वॉर को रोकने में जिन्होंने काम किया था, अब वो रिटायर हो गए हैं। जो उनका एक्सपीरियंस था वो उन्हीं के साथ चला गया है। लेकिन अब जो नए कॉप आए हैं, जो नए पुलिस वाले हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उनको ये जानने समझने की ज़रूरत है कि लॉरेंस गैंग काम कैसे कर रहा है, क्योंकि वो डॉन थे, ये गैंगस्टर हैं। ये गली मोहल्ले से निकले हुए छोटी छोटी वारदातों को अपराध दे देकर ये गैंगस्टर बने हैं और अब ये अपने आप को डॉन बनाने की कगार पर हैं। तो ऐसे में पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है इस नेक्सस को समझने की और इनके काम करने के पैटर्न को समझने की, क्योंकि कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जेल में बैठकर ऐसे ऑर्डर देकर बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, तो सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। वो दिल्ली की पुलिस नहीं, हरियाणा की पुलिस नहीं, राजस्थान की पुलिस नहीं, आप जहाँ जहाँ भी आप सोचें, हर जगह की पुलिस पर ये सवाल उठ रहे हैं। इवन मुंबई की पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कैसे, इसका भी मैं आपको कुछ बहुत एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई वारदात होने वाली होती है या लॉरेंस कुछ करवाने वाला होता है, तभी पुलिस वाले फेल हो जाते हैं। जैसे वारदात हो जाती है, कहीं गोली चल जाती है, उसके बाद तुरंत जो पुलिस वाले हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो कैसे जो सरकारी तंत्र है, जो पुलिस प्रशासन है, उसे लॉरेंस बिश्नोई फेल करे दे रहा है, इसके मैं कुछ नमूने आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा सलमान खान को 2 बार उनकी रेकी की गई थी उनको मारने के लिए। संपत नेहरा को जब ये काम सौंपा गया था, वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद उनके पिता को पर्ची मिलती है, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, धमकी मिलती है कि आपके बेटे को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो डर जाते हैं। इसके बाद सलमान खान आर्म्स लाइसेंस यानी पिस्टल के लिए पुलिस में अर्जी देते हैं। उनकी जो आर्म्स लाइसेंस है उसके तहत उन्हें पिस्टल भी मिलती है और तब उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन आपके पास रहेगी, वैन खड़ी रहेगी, साथ ही आपके घर के बाहर पुलिस वाले तैनात रहेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप में से कुछ लोग को याद भी होगा, जिन्हें नहीं याद उन्हें मैं समझाती हूँ कि जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, तब आपको याद होगा कि उस वक्त जब 2 शूटर सुबह सुबह तड़के बाइक पर बैठकर आते हैं, तो सलमान खान के घर के बाहर पुलिस की वैन तो खड़ी होती है, लेकिन उसमें एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं होता। और जब ये केस सामने आया था तो हमने भी ये सवाल उठाया था और तमाम तरीके के कई जगह पर ये सवाल उठे थे। इवन बहुत से ऐसे लोग थे जिनके मन में ये सवाल आ गया था कि जब सलमान खान को सुरक्षा मिली है तो उस वक्त तो पुलिस वाले कहाँ पे थे, ऐसा क्या हुआ था उस वक्त और कैसे गायब हो जाते हैं पुलिस वाले जब कोई वारदात करनी होती है। ठीक सलमान खान के घर पर जैसे फायरिंग हो जाती है, उसके बाद पुलिस वाले आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला में पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, ये पूरी चीज़ प्रूव भी हो चुकी है। और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या करनी थी, उससे पहले कई दिन तक जो लड़के थे वो फ़ैन बनकर उनके पास जाते हैं, उनकी रेकी करते हैं, उनसे सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और सिद्धू मूसेवाला को भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही जब मर्डर होना होता है, जिस रोज़ वो लोग प्लानिंग करते हैं कि आज हमें सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग करनी है, उससे 1 या 2 दिन पहले ही जो उनके गार्ड थे, जो उन्हें सुरक्षा मिली थी, वो छुट्टी पर चले जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? और सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर पुलिस एक्टिव होती है। अगली बात करते हैं राजस्थान का जो केस हुआ था, गोगा मेडी का केस। जो करनी सेना के अध्यक्ष थे गोगा मेडी, उनको भी सिक्योरिटी मुहैया कराई गई थी, क्योंकि वहाँ पर एक बिजनेसमैन को लगातार धमकी मिल रही थी लॉरेंस गैंग की तरफ से, रोहित गोदारा की तरफ से। और जब रोहित गोदारा उनसे रंगदारी मांगता एक बिजनेसमैन थे और वो बिजनेसमैन जो थे वो गोगा मेडी के पास जाते हैं, गोगा मेडी उसकी मदद करते हैं। इसी सिलसिले में गोगा मेडी को भी धमकी मिलती है, वो प्रोटेक्शन मांगते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलता है। लेकिन ठीक उनके
कत्ल होने से पहले, यानी जब उन पे शूटिंग कराई गई थी, उन पे फायरिंग कराई गई थी, उससे पहले उनके भी जो गार्ड थे वो छुट्टी पर चले जाते हैं। जो सिक्योरिटी को मिली थी वो भी छुट्टी पर चली जाती है, आप ये सोचिए। और जब उन्हें दो लोग जो है बड़े आराम से उनसे मिलने आते हैं, मदद मांगने आते हैं, और जैसे ही वो आकर बैठते हैं, सीधे सोफे पर वो लोग बैठे होते हैं, आप में से बहुत लोगों ने वीडियो देखा होगा, और तुरंत ही वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे हुआ कि आखिर जिन जिन लोग को सिक्योरिटी मिलती है, पुलिस वाले उनको गार्ड करते हैं, उनको सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा दी जाती है, लेकिन जब लॉरेंस प्लान बनाता है तो वही सुरक्षा सारी फेल हो जाती है। सेम यही चीज़ बाबा सिद्दीकी के केस में हुआ। कई जगह चीज़ें आ रही कि बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले ही अपनी सिक्योरिटी की मांग की थी, जिस पे उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, क्योंकि उन्हें भी धमकी मिली थी। और यहाँ पर भी यही सीन हुआ कि उनके पास नहीं थी उनकी सिक्योरिटी जब उनका कत्ल किया गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे जो दाऊद गैंग काम कर रहा था, जिस तरीके से पुलिस वालों ने उन्हें फेल किया, क्या लॉरेंस गैंग के काम करने के तरीकों को नए पुलिस वाले जो अब जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो सॉल्व कर पाएंगे? क्यों बार बार ये प्रश्न मैं आपके सामने फिर से रख रही हूँ कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि जब कोई वारदात लॉरेंस बिश्नोई को अंजाम देनी होती है, तब पुलिस वाले या जो सिक्योरिटी होती है उस वक्त वो गायब हो जाती है, छुट्टी पर होती है, या कहीं इधर उधर होती है, पुलिस वैन में पुलिस वाले नहीं होते, और जब सारी वारदात हो जाती है उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। तो ये पूरे भारत में बहुत बड़े एक इस वक्त टेंशन का विषय है कि किस तरीके से गैंग फल फूल रहा है, और कैसे जो लड़के हैं जो पहले कभी 500 थे, 600 थे, अब बताया चला 900 से ज़्यादा शूटर्स हो गए हैं लॉरेंस के पास। तो ये अपने आप पुलिस के लिए चिंता करने का विषय है। भारत की बात हो गई, अब कैसे विदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई ने नाक में दम कर रखा है, आखिर ये कैसे है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने जो तमाम चीज़ें सुनी कि मुंबई में एक वैक्यूम पैदा हो चुका था। जो बड़े बड़े जो डॉन्स थे वो चले गए पाकिस्तान, कुछ बाहर चले गए, कुछ सलाखों के पीछे चले गए, और एक लंबा वैक्यूम बन गया। मतलब एक बढ़ता हुआ शहर, वहाँ पे बिल्डिंग्स आ रही हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, और तमाम नाइट लाइफ आ चुकी है। वैसे शहर में जिसमें कानून का राज था, वहाँ पर कोई बड़ा गैंगस्टर या बड़ा गुंडा नहीं था। इस वैक्यूम को भरने का काम अब शायद लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। उसे लग रहा है कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है और यहाँ से बहुत ज़्यादा वसूली की जा सकती है, और सलमान खान और बाकी लोगों को फायरिंग कर या मरवा कर सिर्फ उसे ये दिखाना है कि मेरा वर्चस्व बहुत बड़ा है, मैं लोगों को मरवा सकता हूँ, इसलिए मैं जो मांगू या पैसे मांगू तो फौरन ही मुझे दे दिया जाए। पहली बात तो ये रही लॉरेंस बिश्नोई की। अब लॉरेंस बिश्नोई है तो गुजरात में, उसकी जो लड़के जो इकट्ठा होते हैं वो होते हैं पंजाब और हरियाणा से, राजस्थान में भी उसका गैंग एक्टिव है। तो एक ऐसा गुंडा, एक ऐसा बदमाश जो पहले भारत के अलग अलग राज्यों में अपना आतंक फैलाता है, दहशत फैलाता है, लेकिन जब हम उसके बारे में खंगाल रहे थे तो हमें पता लगा कि जो NIA की एक चार्जशीट थी जिसमें कहा गया कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये एक इंटरनेशनल लेवल का गैंगस्टर है। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, थाईलैंड, यहाँ तक कि कनाडा में भी इसके लड़के या जो गैंग की टॉप मेंबर्स हैं एक मैनेजर की तरह पूरा काम संभालते हैं। अब काम ऐसे संभालते हैं कि रोहित गोदारा जैसा जिसमें गोगा मेडी को हत्या करने का इल्जाम लगा, उस पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा प्लस कनाडा संभालने की जिम्मेवारी है। अनमोल बिश्नोई पर यूरोप के कुछ देश हैं, पोर्तुगल जिसमें से एक है, उसको संभालने की जिम्मेदारी है। गोल्डी बडार भी कनाडा संभालता है, याद रखिएगा। अब ये सारी चीजें सबके सामने आ चुकी थी कि भैया गोल्डी बडार और जो लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़े नाम है और इनका जो गैंग है बहुत ज्यादा ही बड़ा है। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है? दरअसल जो कनाडा सरकार है वो उनकी अपनी जो पुलिस है उनमें कई सारी खामियां हैं। अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, और जो अगले साल 2025 में कनाडा में जो चुनाव होने हैं जिसमें नए PM, नए प्रेसिडेंट चुने जाने हैं, उसके मद्देनजर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, खालिस्तानी वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या चीजें करते हैं और कैसी कैसी गलतियां करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। जो कनाडा पुलिस है, एक तो वो फायरिंग रोक नहीं पाते हैं और दावा करते हैं कि हमारी पुलिसिंग बहुत अच्छी है। वो ये दावा करते हैं कि देखिए, मैं आपको कुछ नाम ले रहा हूं। निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें से 3 नाम वो लेके आए थे, तमाम फोटोज ग्राफ के साथ उन्होंने बताया था। नाम है कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बराड़। ये जो 3 नाम है, इन 3 नामों ने निज्जर की हत्या किया। उन्हें पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं और ये शूटर्स हैं जिन्होंने फायरिंग की है। पहली बात ये कि हो गई, मामला बढ़ता है। पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है, आज से लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। फिर 5-6 महीने बाद 2 या 3 महीने बीतते हैं। सुखा, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों हाथ पे इसने राइफल ले रखा है, इसकी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या के पीछे भी कनाडा पुलिस क्या बोलती है कि देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के लड़कों ने
मारा है। बात यह अलग है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसके बाद जिम्मेवारी भी ली कि हाँ हमारे लड़कों ने मारा है। उन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो लड़का है सुक्खा जो है वो भारत से वसूली करता है किडनैपिंग के जरिए, एक्सटॉर्शन के जरिए, और इस पैसों को ले जाकर कनाडा में जितने भी खालिस्तानी समर्थक है उनके बीच में बांट देता है और इसीलिए इसे रास्ते से हटाना जरूरी था, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था। पहली चीज आपको ये समझ में आ गई। अब इस सारे दावों को लेकर कनाडा पुलिस ये कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक तरीके से टारगेट किलिंग कर रहा है। दरअसल उनका यह भी कहना है कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है भारत की, जो तमाम आतंकवादी विरोधी जो चीजें होती हैं उसमें वो काम करती है, उन्होंने हाल ही में ट्विटर पे एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कई सारे नाम थे, लगभग 43 नाम थे। उनमें से एक नाम सुक्का का था, एक निज्जर का था, और तुरंत जैसे लिस्ट ट्विटर पे आती है उसके कुछ ही देर बाद या के कुछ ही दिनों में हत्या हो जाती है। बाइक पे कुछ लोग आते हैं और गोली चलाकर निकल जाते हैं। अब उनका यह कहना है कि भारतीय जो खुफिया एजेंसी यानी रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, उन्होंने अपने एजेंट से कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लड़कों से हायर करें और उनके लड़कों द्वारा ही फायरिंग करवाएं। अगर कल को पकड़े भी जाते हैं, ऐसा कनाडा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या जो के अखबारों में चीजें सामने आ रही हैं, उनका यह कहना है कि भारत सरकार सीधे तौर पर अपने टारगेट किलिंग नहीं कर रही है, वो भारत के ही एक गैंगस्टर से ये सारे काम करवा रही है ताकि कल को वो पकड़े भी जाएं तो जो गैंगस्टर लॉरेंस है उसके लड़के फंसे, ना कि भारत सरकार पर सीधा इल्जाम आए। तो ये देखिए, ये जो सारी चीजें हैं सीधे तौर पर नाकामी दिखा रही है कनाडा पुलिस के कि वो एक क्राइम को कैसे एक इंटरनेशनल क्राइम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं के स्टेट में जो 7 समंदर पार एक देश है, एक जेल में बैठा हुआ गैंगस्टर कैसे सारी चीजें कर सकता है। लेकिन डर और दहशत का माहौल कुछ ऐसा बना रखा है कनाडा की सरकार ने। उनका कहना है कि देखिए, भारत में जो गैंगस्टर है उनके लोग तो वहां पे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन कनाडा में एक लॉरेंस जैसा जो छुटभैया गैंगस्टर है उसने मोदी सरकार से हाथ मिला लिया है। तमाम तरीकों से उन्होंने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हमारा अभी यही कहना है कि देखिए, जो कनाडा पुलिस अगर अच्छे से काम करती, अगर उन्हें पता होता कि ये फायरिंग होने वाली है, हत्या होने वाली है, सिक्योरिटी बढ़ा देते। आप कहते हैं कि कनाडा पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है, उनकी सर्वेलेंस बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, हमारे पास तमाम जासूसी चीजें हैं, क्यों नहीं कर पाए? इल्जाम लगाना आसान है भारत पर, लेकिन काम करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। हमारे पास अगर जो लॉरेंस है तो लॉरेंस हमारे पास जेल में बंद है। शूटर्स की जहां तक बात है, भारतीय पुलिस उन्हें पकड़कर लाकर जेल के अंदर बंद कर देती है। यहां पर कनाडा पुलिस सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रही है। उसके बाद क्या होता है, कहानी में बदलाव ये होता है। कहा जाता है जो वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका के अखबार है, वो किस कदर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने अखबार में लिखता है कि देखिए, जो कनाडा में जितने भी एम्बेसी में डिप्लोमेट्स काम करते हैं, मतलब अधिकारी जो अफसर काम करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखा गया है कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी इमिग्रेशन या पासपोर्ट वीजा वाला जो काम होता है उसमें कई लोगों को धमकाते हैं और कहते हैं कि भारत के लिए काम करो, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये सारी शिकायत जब कनाडा सरकार के पास जाती है, कनाडा सरकार एम्बेसी में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसी कंप्लेन आ रही है, क्या ये सच है। बिना सोचे समझे, इन्वेस्टिगेट किए बिना कनाडा सरकार भारतीय अफसर को डांटना शुरू करती है। भारतीय अफसर कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखाइए, तब हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन कनाडा सरकार के पास ना कोई प्रूफ रहता है, सिर्फ मुंह जुबानी बात को सुनकर वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद भारत सरकार, भारत की विदेश मंत्रालय, जयशंकर साहब कहते हैं कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसी को बंद करो और वापस आ जाओ। उस देश में रहने का मतलब नहीं है जिस देश में आपकी सुनी ना जा रही हो, क्योंकि वो देश सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव के लिए, अपने वोट बैंक के लिए दूसरे देश से रिश्ता बिगाड़ना चाहता है। जैसे ही वो बुलाते हैं, कनाडा जो एम्बेसी यहाँ भारत में भी, उसे भी बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अपने अपने देश चले जाइए और एम्बेसी को बंद कर दीजिए। उसके बाद रात के 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए, ये देश चुनाव जीतने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकता है। कनाडा कहता है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। वो 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें लगता है कि भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई के लड़कों ने हाथ मिला लिया है और एक बहुत बड़े सिंडिकेट के तहत वो लोगों को मरवा रहे हैं, कैनेडियन सिटीजन को मरवा रहे हैं। अरे भैया, फिर किस बात की पुलिस हो? अगर आपको लगता है शूटर्स के बारे में पता है और भारत सरकार ये चीजें कर रही है, पूरा सरकारी तंत्र, पूरी फौज तुम्हारे पास है, क्यों नहीं रोक पा रहे? या तो भारत बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है जो आपके संभाले नहीं संभल रहा। सिर्फ इल्जाम लगाना और कह देने भर से कि भारत सरकार और एक छोटे मोटे गैंगस्टर से हमने हाथ मिला लिया है और हम मरवा रहे हैं,
तो ये कनाडा को अपने ऊपर झांक के देखने की जरूरत है और उन्हें अपनी पुलिसिंग मजबूत करने की जरूरत है। बातों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो सवाल उठाते हैं भारत पर तो सवाल उठाएं अपने पुलिस महकमे पर, सवाल उठाएं अपने जासूसी तंत्र पर। क्यों नहीं रोक पा रही चीजें? क्या इसके पीछे कोई और साजिश है? और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, ट्रूडो सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक जीतना चाहती है, खालिस्तानी समर्थकों का वोट हासिल करना चाहती है और दिखाना चाहती है कि हम खालिस्तानी समर्थक हैं। लेकिन याद रखिए, सुक्खा और जो निज्जर, ये दोनों आतंकवादी थे। आज हम डंकी की चोट पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनआईए ने भी इन पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। अगर वहां पे कोई इन्हें मार रहा है तो ये कनाडा पुलिस की जिम्मेवारी है, ना कि भारत सरकार की। अगर हाँ, ये भारत के हक में भी है कि जिस तरीके से जो आतंकवादी वहां पे मारे जा रहे हैं, ये अपने आप में जो भारत के दुश्मन है वो एक एक कर कम हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मारने वाला असली कौन है? और क्या ये कनाडा पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर इल्जाम लगा रही है? इस पर तमाम जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।